गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सर डॉक्टर विशाल तिवारी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेरिका की क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं। इससे पहले हम लोगों ने क्रांति के कारण क्या क्या थे और अमेरिका का जो औपनिवेशिक परिवेश था वो क्या था और उनकी खोज किसने करी थी, ये सारी चीज़ें जानी और ऐसे क्या क्या कारण रहे जिनकी वजह से ये क्रांति की घटना घटित हुई, जो कि विश्व की एक महान क्रांति है। ठीक है, अब इस क्रांति के अंदर क्या घटनाएं घटी वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा। जॉर्ज टेस्टे ने उपनिवेशों के विद्रोह को सैनिक शक्ति से दबा देने का निश्चय किया, परंतु जब उसे इंग्लैंड में नई सेना की भर्ती के लिए अधिक व्यक्ति न मिले तो उसने हेसे, अनरहाट और ब्रुंसविक के राजाओं से 20,000 जर्मन सैनिक किराए पर मंगाकर अमेरिका में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा लिया। उधर अमेरिकी सेनाओं ने विभिन्न भागों में लड़ाई शुरू कर दी। बॉस्टन में उन्होंने बंकर हिल पर अधिकार कर लिया। कनाडा पर भी आक्रमण किया गया, परंतु बाद में उपनिवेशों को वहाँ से पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। परंतु नॉरफोक, वर्जीनिया, चार्ल्सटन और दक्षिणी कैरोलिना में ब्रिटिश सेनाओं को पराजित होना पड़ा। इसी बीच सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी और थॉमस पेन जैसे देशभक्त युद्ध कार्यों को बढ़ावा देते रहे, क्योंकि बहुत से अमेरिकी अभी भी इंग्लैंड के पक्ष में थे। अंत में कांग्रेस भी दृढ़तापूर्वक इंग्लैंड से पृथक होने के पक्ष में हो गई और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्रता का घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया। अमेरिकन स्वतंत्रता का जन्म उसी दिन से माना जाता है, 4 जुलाई 1776। ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, ये कई अपने क्वेश्चंस में भी आ जाता है प्रतियोगिता एग्जामों में कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो उसमें 4 जुलाई 1776 की डेट को हम लोग मेंशन करते हैं। इस घोषणा पत्र में जो कहा गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं, कि उनके सृष्टा ने उनको कुछ अविच्छिन्न अधिकारों से संपन्न किया है, कि उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज के अधिकार भी हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही मानव समाज में शासन की स्थापना होती है और उनको न्यायोचित अधिकार शासितों की स्वीकृति से ही मिलता है। जब किसी प्रकार का शासन तंत्र इन उद्देश्यों पर कुठाराघात करता है तो जनता को यह अधिकार है कि वह उसे बदल दे अथवा उसे समाप्त कर दे और एक नई सरकार स्थापित करे, जिसकी आधारशिला ऐसे सिद्धांतों पर हो और शक्ति का संगठन इस प्रकार किया जाए जिससे उन्हें ऐसी आशा हो कि उनको सुरक्षा और सुख की प्राप्ति होगी। ये स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। उस के अंदर स्वतंत्रता की घोषणा ने अमेरिका के उपनिवेशों को ब्रिटेन के शासन से पृथक कर दिया और अमेरिकी लोगों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शासन तथा समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के लिए अदम्य जोश पैदा कर दिया। इंग्लैंड ने भी इस विद्रोह को दबाने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु 6 वर्षों के निरंतर युद्ध के बाद उसे झुकना पड़ा और स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी। अब बात करते हैं मुख्य लड़ाइयाँ उसमें कौन कौन सी हुई। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद कई महीनों तक अमेरिका को कई असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। वॉशिंगटन ने जनरल हो और उसके 11,000 सैनिकों को बोस्टन से तो भगा दिया, परंतु जब न्यूयॉर्क के महत्वपूर्ण स्थान पर अधिकार करने के लिए पुनः अंग्रेजी सेना के मुकाबले में आया तो हालात बदल गए। अंग्रेज और जर्मन सेनाओं ने अमेरिकी सेनाओं को हार पर हार दी और उन्हें न्यू जर्सी की ओर भगा दिया। महाद्वीपीय कांग्रेस ने अपनी सेनाओं को अधिक सहायता न दी। 13 नए राज्यों में एकता अभी बहुत दूर की बात थी। लॉन्ग आइलैंड के युद्ध में वॉशिंगटन की स्थिति संकटमय हो गई और उसने ब्रुकलिन से छोटी छोटी नावों द्वारा मैनहट्टन तक पीछे हटने का कार्य बड़ी निपुणता से पूरा किया। विपरीत दिशा की हवा के कारण ब्रिटिश जहाज ऊपर की ओर न जा सके, इससे वॉशिंगटन बच गया। 1776 ईस्वी के अंतिम दिनों में वॉशिंगटन ने अपूर्व युद्ध कौशल का परिचय देते हुए ट्रेंटन के युद्ध में ब्रिटिश सेना को परास्त किया। इसके बाद प्रिंसटन के युद्ध में पुनः अंग्रेजों की पराजय हुई। इन विजयों से अमेरिकी सैनिकों में नया जोश पैदा हो गया। 1777 ईस्वी के प्रारंभ में अमेरिका की स्थिति पुनः संकटमय हो गई। जनरल हो की सेनाएं न्यूयॉर्क से समुद्र के रास्ते फिलाडेल्फिया जा पहुंची और उन्होंने अमेरिका की नई राजधानी पर अधिकार कर लिया।
कांग्रेस के सदस्य भाग गए। वाशिंगटन और उसके सैनिकों को शहर के बाहर वैली फोर्ज में जाड़े के दिन गुजारने पड़े। सैनिकों के पास न तो पर्याप्त सामग्री थी और न सुरक्षित आश्रय। इस बार भी जनरल हो ने अपना आक्रमण जारी न रखकर अमेरिका को कुचलने का अवसर खो दिया। वैसे अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि जनरल हो की राजनीतिक सहानुभूति अमेरिकी लोगों के साथ थी। 1777 के आखिरी महीनों में अमेरिका का भाग्य प्रबल रहा। साराटोगा के प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों को अपमानजनक पराजय का मुख देखना पड़ा। हुआ यह कि इंग्लैंड ने न्यूयॉर्क राज्य पर कब्जा जमाकर अमेरिका को 2 भागों में बांटने की योजना बनाई। न्यूयॉर्क पर एक साथ 3 दिशाओं से आक्रमण करने की बात सोची गई। तीनों सेनाओं को न्यूयॉर्क से 150 मील उत्तर को हडसन नदी की घाटी में अल्बानी नामक स्थान पर मिलना था। जनरल जॉन बर्गोइन को कनाडा से दक्षिण की ओर आना था। जनरल हो को न्यूयॉर्क से उत्तर को सेनाएं भेजनी थी और जनरल सेंट लेजर को पूर्व की ओर बढ़ना था। यह सारी योजना बुरी तरह से असफल हो गई। सेंट लेजर को पश्चिमी वनों में अमेरिका ने रोके रखा और हो की सेना पहुंची ही नहीं। जनरल बर्गो ने अपने 6000 सैनिकों के साथ हडसन नदी के ऊपरी भाग तक पहुंच गया। वह सितंबर के मध्य तक अन्य सेनाओं की प्रतीक्षा करता रहा। बेनेडिक्ट अर्नोल्ड के नेतृत्व में लगभग 20,000 अमेरिकी किसानों और सैनिकों ने बर्गोइन को सारटोगा की तरफ खदेड़कर चारों तरफ से घेर लिया। 17 अक्टूबर 1777 को बर्गोइन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इससे इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। युद्ध के इस निर्णायक प्रहार ने इंग्लैंड के पुराने शत्रु फ्रांस और स्पेन को अमेरिका के पक्ष में कर दिया और ये दोनों राष्ट्र अब अमेरिका को आर्थिक एवं सैनिक सहायता देने गए। इससे पूर्व बेंजामिन फ्रैंकलिन की अपील पर इन देशों से अमेरिका को थोड़ी बहुत युद्ध सामग्री मिल पाई थी और फ्रांस के मार्क्वी द लफायते, जर्मनी की बैरन फान यूबन और बैरन फान क्लब तथा पोलैंड के काउंट फ्लास्की जैसे दक्ष सैनिक अधिकारियों ने अपनी सेनाएं भेंट की थी। इन लोगों ने उपनिवेशी रंगरूटों को अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया क्योंकि इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। सारटोगा की लड़ाई के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फ्रांस से समझौता करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके अनुसार दोनों देशों ने उस समय तक युद्ध में एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया जब तक कि उनमें से एक सुलह के लिए तैयार न हो जाए। इसके बाद स्पेन और हॉलैंड ने अमेरिका को उनकी उपनिवेश प्राप्ति में अपनी जल सेना से सहायता दी। फ्रांस से उधार सामग्री और सैनिक मिल गए, परंतु उसकी सबसे बड़ी देन फ्रांस का शक्तिशाली समुद्री बेड़ा था जो इंग्लैंड के बाद अन्य यूरोपीय देशों में श्रेष्ठ था। फ्रांसीसी समुद्री बेड़े ने अंग्रेजों की सेना के लिए सामान और सैनिक कठिनतर बना दिया और ब्रिटिश वाणिज्य को गंभीर हानि पहुंचाने में फ्रांसीसियों ने अमेरिकी अवरोधकारी जहाज़ों का भी साथ दिया। 1778 ईस्वी में फ्रांसीसी बेड़े की कार्रवाई से घबराकर अंग्रेजों ने फिलाडेल्फिया खाली कर दिया। उसी वर्ष ओहियो की घाटी में उन्हें कई पराजयों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम में उनका नियंत्रण एवं प्रभाव समाप्त हो गया। परंतु उन्होंने दक्षिण में युद्ध जारी रखा। ब्रिटेन ने जनरल क्लिंटन और जनरल कॉर्नवालिस के अधीन एक सेना भेजी जो इन राज्यों को अमेरिकी पक्ष से विमुख करे। ब्रिटिश सेनाओं ने सवाना और चार्लेस्टन के बड़े बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया। क्रांति की अंतिम लड़ाई वर्जीनिया में यॉर्क टाउन के स्थान पर हुई। फ्रांसीसी बेड़े की सहायता से वाशिंगटन और रोशाम्बे के 15,000 सैनिकों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के 8,000 सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। यद्यपि कॉर्नवालिस ने घेरा तोड़ने के लिए कई बार बड़ी वीरता से आक्रमण किए, परंतु उसके सभी प्रयास निष्फल रहे और अंत में 19 अक्टूबर 1781 को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को इसकी सूचना मिली तो अनायास ही उनके मुंह से निकला, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये सारी अमेरिका की प्रसिद्ध क्रांति की घटनाएं रही थी। अब बात करते हैं पेरिस की संधि। लॉर्ड कॉर्नवालिस का आत्मसमर्पण इंग्लैंड के लिए भारी आघात था। ब्रिटिश संसद में युद्ध को समाप्त करने की मांग उठने लगी। युद्ध बंद हो गया, परंतु परस्पर विरोधी हितों के कारण शांति समझौते के मार्ग में बाधाएं आ खड़ी हुई। इंग्लैंड और अमेरिका शांति वार्ता के लिए उत्सुक थे, परंतु फ्रांस और स्पेन अभी शांति वार्ता के विरुद्ध थे। वस्तुतः ये दोनों देश इंग्लैंड से कुछ और भूमि हथियाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेज की जो कि जिब्राल्टर द्वीप को जीतने का अथक प्रयास किया, परंतु असफल रहे। 1782 ईस्वी तक अमेरिकी प्रतीक्षा करते रहे, परंतु अब उन्हें स्पष्ट हो गया कि फ्रांस को उनके हितों की तुलना में स्पेन के हितों की अधिक चिंता है। वैसे तो फ्रांस चाहता था कि पश्चिमी क्षेत्र स्पेन को दे दिया जाए, न तो इंग्लैंड और न ही अमेरिका यह चाहता था कि अमेरिका में फिर कोई नया फ्रांसीसी अथवा स्पेनिश साम्राज्य स्थापित हो। अतः इंग्लैंड और अमेरिका में गुप्त बातचीत शुरू हो गई। इस नए गठजोड़ से फ्रांस घबरा गया और अप्रैल 1782 ईस्वी में उसने शांति वार्ता की स्वीकृति प्रदान कर दी। शांति वार्ता लंबे समय तक चलती रही और अंत में यह
3 सितंबर 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हुए। पेरिस की संधि के अनुसार इंग्लैंड ने भूतपूर्व 13 अमेरिकी उपनिवेशों की स्वाधीनता को मान लिया। उपनिवेशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता स्वीकार कर ली गई। नए संयुक्त राज्य की सीमा भी निर्धारित कर दी गई। उससे पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट से पश्चिमी में मिसिसिपी नदी तक और उत्तर में कनाडा में से दक्षिण में पूर्वी और पश्चिमी फ्लोरिडा तक का अभिलेखित क्षेत्र कर दिया गया। संयुक्त राज्य की ये सीमाएं आज भी उसी रूप में मान्य हैं। अमेरिकी मछुआरों को न्यूफाउंडलैंड के तट और लॉरेंस की खाड़ी में मछली पकड़ने की पूर्ववत छूट बनी रही। इसके बदले में अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन की एक बड़ी चिंता दूर करने का आश्वासन दिया। यह चिंता थी कि अमेरिका में रहने वाले हजारों राजभक्तों की, जिन्होंने इस संघर्ष में इंग्लैंड का साथ दिया था। युद्ध के दिनों में इन लोगों को बहुत सी कठिनाइयां सहन करनी पड़ी। उनके खेत छीन गए, धन दौलत और घर बार से हाथ धोना पड़ा। लोग उन्हें टूरिस्ट कहकर अपमानित करते थे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उन लोगों को उनके खेत और धन संपत्ति वापस कर दी जाए। कांग्रेस ने सभी राज्यों से टूरिस्ट के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की वापसी की सिफारिश करने का आश्वासन दिया, परंतु इसका उन लोगों को कम ही लाभ पहुंचा जो अपना घर बार या धन दौलत गंवा चुके थे। फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्टइंडीज में सेंट लूसिया, टोबैगो, अफ्रीका में सेनेगल तथा भारत में कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए। स्पेन को फ्लोरिडा तथा भूमध्य सागर में स्थित माइनोर्का का द्वीप मिला। इस प्रकार ये फ्रांस के अंदर जो पेरिस, वहाँ पर इस संधि के अंदर ये सारी शर्तें रखी गई जो कि मान्य हो गई थी। अब आगे के जो वीडियो है उसमें हम लोग ये देखेंगे अमेरिका के विजय और अंग्रेज़ों की हार के क्या कारण थे।